आपके अपने YouTube चैनल भीम संदेश पर आपका स्वागत करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में इतिहास में अमर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसे बचपन में अछूत समझा जाता था, जिसे स्कूल में बेंच पर बैठने तक की इजाज़त नहीं थी, कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, वह कैसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि संविधान के रचयिता बने। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि संघर्ष, शिक्षा, दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के लिए अटूट समर्पण की गाथा है। आइए बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान बनाने की इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं, ताकि इसे एक रोचक और प्रेरणादायक रूप में बदला जा सके और आपको यहाँ पर कुछ अच्छी और रोचक जानकारी मिल सके। बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन भेदभाव में बीता। भेदभाव के बीच जन्मी ज्वाला बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माँ भीमाबाई एक साधारण गृहिणी। वे अपने माता पिता के 14वें बच्चों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी जाति महार उनके लिए अभिशाप बन गई। उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था और समाज में उन्हें हर कदम पर अपमान सहना पड़ता था। स्कूल में उन्हें बेंच पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, वह जमीन पर बैठते थे। पानी का घड़ा उनके लिए वर्जित था, वे पानी के घड़े को छू नहीं सकते थे। या तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनके लिए पानी डालता या फिर उन्हें प्यासा रहना पड़ता। शिक्षक भी उन्हें छूने से बचते थे। एक बार जब वह गाड़ी में सवार होने की कोशिश कर रहे थे, तो गाड़ीवान ने उन्हें अछूत कहकर अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया। ये अनुभव उनके मन में गहरे बैठ गए और उनके व्यक्तित्व को आकार देने लगे। लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी। राम जी खुद पढ़े लिखे थे और अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। बाबा साहब की पहली किताब उनके पिता ने उन्हें ही दी थी, मराठी में लिखी एक धार्मिक पुस्तक। यहाँ से उनकी जिंदगी की नींव पड़ी। बाबा साहब की शिक्षा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1907 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की, जिसमें अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान उनके मुख्य विषय थे। यह उस समय के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि अछूतों के लिए उच्च शिक्षा लगभग असंभव थी। फिर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी और 1913 में वह अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। कोलंबिया में उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD पूरी की। उनकी थीसिस द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया थी, जो ब्रिटिश भारत में वित्तीय व्यवस्था पर एक गहन अध्ययन थी। इसके बाद वे लंदन गए, जहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई शुरू की और ग्रेस इनसे बैरिस्ट्री हासिल की। उनकी 9 डिग्रियां BA, MA, PhD, DSc, बैरिस्टर और अन्य उस समय के लिए अभूतपूर्व थी। उनके अध्ययन का दायरा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाजशास्त्र, कानून, दर्शनशास्त्र और इतिहास का गहरा अध्ययन किया। यह ज्ञान बाद में संविधान के निर्माण में उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना। उनका सामाजिक संघर्ष किस तरह से रहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। संविधान की वैचारिक नींव जो बाबा साहब को प्रेरित करती रही, जीवन में अपने समाज और देश हित में कुछ बड़ा करने के लिए भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने देखा कि शिक्षा अकेले सामाजिक बदलाव नहीं ला सकती। 1920 में उन्होंने लोकनायक नाम का अखबार शुरू किया, जो दलितों की आवाज बना। फिर 1927 में महार सत्याग्रह हुआ, जहां उन्होंने अछूतों के लिए सार्वजनिक पानी के टैंक का इस्तेमाल करने का अधिकार मांगा। यह एक सांकेतिक लड़ाई थी। पानी सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक था। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में उन्होंने मंदिर प्रवेश की मांग की।
1932 में पुणे पैक्ट के जरिए उन्होंने गांधी के साथ समझौता किया, जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जगह आरक्षण की व्यवस्था हुई। इन आंदोलनों के उनकी सोच को साफ किया, सिर्फ सामाजिक सुधार से काम नहीं चलेगा, बल्कि कानूनी और संवैधानिक बदलाव भी चाहिए। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन कास्ट और हूवर द शुद्राज उनकी क्रांतिकारी सोच को दर्शाती है। स्वतंत्रता संग्राम और बाबा साहेब का नेतृत्व देश के निर्माण में अद्भुत रहा है। बाबा साहेब स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, लेकिन उनकी राह दूसरों से अलग थी। वह गांधी के ग्रामीण भारत और अहिंसा के विचार से सहमत नहीं थे। वे औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के पक्षधर थे। 1942 में उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री बनाया गया। यहाँ उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम का नियम लागू करवाया और श्रमिक कल्याण के कई कानून बनाए। उनका यह अनुभव उन्हें संविधान सभा के लिए तैयार कर रहा था। वह जानते थे कि आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत ढांचे की जरूरत होगी। संविधान बनाने की पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई, आइए समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद का भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की, लेकिन आज़ादी के साथ एक सवाल उठा, नए भारत का ढांचा कैसा होगा। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। यह सभा पहली बार 9 दिसंबर 1940 को बैठी, जब भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय इसके 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों के। इन सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं ने 1940 में किया था, लेकिन बाबा साहेब की संविधान सभा में नियुक्ति की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए और उनकी प्रतिभा ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। वीडियो के इस हिस्से में हम उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उन्हें संघर्ष करना पड़ा भारतीय संविधान सभा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए। शुरुआती चुनौती में संविधान सभा में बाबा साहब को प्रवेश करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरू में संविधान सभा के लिए बॉम्बे प्रांत से चुनाव किया गया। वह ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नेता थे, जिसे उन्होंने 1942 में स्थापित किया था। 1946 के प्रांतीय चुनावों में उनकी पार्टी ने बॉम्बे से सीट जीती और इस तरह वह विधानसभा के सदस्य बने। लेकिन भारत के बंटवारे ने उनकी राह में पहली बड़ी रुकावट डाली। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। इसके साथ ही उनकी सीट भी खत्म हो गई, क्योंकि संविधान सभा के नियमों के मुताबिक जो क्षेत्र पाकिस्तान में गए, वहां से चुने गए सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई। यह बाबा साहब के लिए एक बड़ा झटका था। वह संविधान सभा से बाहर हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया में बाबा साहब की कोई भूमिका नहीं होगी। कांग्रेस को न चाहते हुए भी बाबा साहब का समर्थन करना पड़ा। दूसरा मौका बाबा साहब की प्रतिभा और योगदान को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए असंभव था। उनकी शिक्षा, कोलंबिया और लंदन से डिग्रियां, कानूनी विशेषज्ञता, बैरिस्ट्री और सामाजिक सुधारों का अनुभव, महार सत्याग्रह, पुणे पैक्ट उन्हें संविधान सभा के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह बात समझ में आ गई। जब बाबा साहब की सीट छिन गई तो कांग्रेस ने उन्हें दोबारा से संविधान सभा में लाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि कोई दलित व्यक्ति भी संविधान सभा में शामिल हो, जब जो सबसे उपयुक्त विकल्प उन्हें बाबा साहब लगे। जुलाई 1947 में कांग्रेस ने उन्हें पूर्वी बंगाल में नामित किया। यह क्षेत्र अब बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन तब यह भारत का हिस्सा था। इस तरह बाबा साहब फिर से संविधान सभा के सदस्य बन गए। यह एक रणनीतिक कदम था। कांग्रेस जानती थी कि संविधान कैसे जटिल दस्तावेज को बनाने के लिए बाबा साहब जैसा विद्वान व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। प्रारूप समिति
का अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ऐतिहासिक नियुक्ति संविधान सभा में प्रवेश तो हो गया, लेकिन बाबा साहेब का असली योगदान तब शुरू हुआ जब उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह घटना 29 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा ने कई समितियां बनाई थी, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति एक्सेट्रा, लेकिन प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका काम संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। लेकिन बाबा साहेब को अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया, इसके कई कारण थे। शिक्षा और विशेषज्ञता, उनकी 9 डिग्रियां और कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में गहरा ज्ञान, सामाजिक अनुभव, दलितों और शोषितों के लिए उनकी लड़ाई ने उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक बना दिया था। राजनीतिक निष्पक्षता उनके अंदर थी। वह कांग्रेस या किसी बड़े दल के कट्टर समर्थक नहीं थे, जिससे उनकी निष्पक्षता छवि बन सकी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी नियुक्ति का समर्थन किया। यह एक सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। हालांकि कुछ सदस्यों ने उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी विद्वता के आगे ये विरोध दब गए। नियुक्ति के पीछे की चुनौतियां, बाबा साहेब की नियुक्ति बिना विवाद के नहीं हुई। कुछ ऊंची जाति के नेताओं ने उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। ऊंची जाति के लोगों का कहना था कि एक अछूत को इतना बड़ा पद देना उचित नहीं है, लेकिन नेहरू और पटेल ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया। नेहरू ने कहा था, हमें संविधान के लिए सबसे योग्य व्यक्ति चाहिए और वह अम्बेडकर हैं। एक और चुनौती थी उनकी सेहत। उस समय बाबा साहेब डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। फिर भी उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और भारत के संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में योगदान की शुरुआत प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने के बाद बाबा साहेब ने काम शुरू किया। 4 नवंबर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दुनिया के 60 से ज़्यादा संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हो। उनका पहला बड़ा योगदान 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण था। इसमें उन्होंने कहा था, हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जो भारत की विविधता को जोड़ेगा, लेकिन इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब की संविधान सभा में नियुक्ति सिर्फ एक वैचारिकता नहीं थी, यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने हाशिए पर रखा था, देश के सबसे बड़े दस्तावेज का निर्माता बन गया। यह सामाजिक न्याय की जीत थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उनकी विरासत आज भी भारत को मजबूत बनाती है। अगली वीडियो में साथियों जल्दी मिलते हैं। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।